गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जितने भी हम पर्सन देखने वाले हैं पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए इसको शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी करके आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को शुरू किया है। दोस्तों, इसको शुरू किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से। अब देखिए दोस्तों, इसने तो इसको लॉन्च किया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसने इसका उद्घाटन किया होता है, हरी झंडी दिखाई होती है, फीता काटा होता है। वो व्यक्ति दोस्तों हमारे भारत के टाइम के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब देखिए दोस्तों, जो ये चैलेंज है इसको दो ट्रैकों में, दो भागों में दोस्तों बांटा गया। दोस्तों पहला भाग में क्या किया जाएगा, तो उन ऐपों को चिन्हित किया जाएगा जो प्रेजेंट टाइम पर बाजार में मौजूद है, यानी कि काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और उनको प्रोत्साहन करने के लिए ये भारत सरकार कदम उठाएगी। अब देखिए कौन कौन से कैटेगरी में ऐप होने चाहिए, तो वर्क फ्रॉम होम की कैटेगरी में, सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, इंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस, बिजनेस और दोस्तों न्यूज एंड गेम्स के क्षेत्र में दोस्तों इन कैटेगरी में ये ऐप होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये तो था हमारा पहला ट्रैक। अब हम देखेंगे दूसरे ट्रैक के बारे में। दूसरे ट्रैक में वो है दोस्तों कि जो ऐप अभी नहीं बने, ठीक है, उनको बनाने में, ठीक है, और उनको दोस्तों बाजार में प्रवेश कराने में, विकास करवाने में भारत सरकार दोस्तों अपना योगदान निभाएगी। कैसे योगदान निभाएगी दोस्तों, ये पहले दोस्तों ये चूज करेगी और जो ऐप इसको लगेगा कि आगे जाकर वर्ल्ड स्तर पर इसको हम प्रचार कर सकते हैं दोस्तों, उसमें ये रुचि लेगी दोस्तों। अब देखिए ये करने के लिए हमें करना क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें 4 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक के बीच में innovate.mygov.in/app नाम की पोर्टल दोस्तों, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कि हमने ये ऐप बनाया है। अगर आपको ऐप को दोस्तों चिन्हित करती है, अपने तहत भारत सरकार ले लेती है, तो आपको यानी जिस व्यक्ति ने बनाया उसको 25 लाख रुपए तक का राशि दी जाएगी प्रोत्साहन के तौर पर दोस्तों, ठीक है। और जो भारत सरकार है अपने सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि दोस्तों जो GEM नाम से दोस्तों आपने देखा होगा, उसके अंदर प्रचार करने का काम करेगी, इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी भारत सरकार दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके पर टाइम के मंत्री कौन दोस्तों, तो मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, ठीक है। इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से है, तो पटना साहिब इनका निर्वाचन क्षेत्र है। वो कहाँ पे आता है दोस्तों, वो आता है बिहार के अंदर में, ठीक है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रेजेंट टाइम के राज्य मंत्री कौन है, तो राज्य मंत्री है श्री संजय धोत्रे जी, ओके दोस्तों। और आप भी इसमें अपना योगदान उठाइए अगर आप कर सकते हो तो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव स्वरूप को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों, ये सचिव बनाए गए ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में राजीव स्वरूप को दोस्तों बनाया गया है। अब देखिए दोस्तों ये कब से कब तक रहेंगे दोस्तों, तो प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों इनको नियुक्त कर दिया है और दोस्तों ये रहने वाले हैं अक्टूबर 2020 तक। क्यों अक्टूबर 2020 तक, क्योंकि दोस्तों सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड हो जाएंगे अक्टूबर में, इसीलिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जगह किसका लिया, तो इन्होंने जगह लिया है रोहित कुमार का, इन्होंने जगह लेने का काम किया। अब देखिए दोस्तों इन्हीं के साथ में कुछ अलग अलग पदों पर और भी नियुक्तियां की गई हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन सी नियुक्तियां दोस्तों, तो नियुक्तियां अखिल अरोरा, इनको किन से पद बनाया गया है, तो प्रमुख सचिव बनाया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में, ठीक है दोस्तों। सुभोग अग्रवाल, इनको दोस्तों सचिव बनाया गया है खाद्य और पेट्रोलियम मंत्रालय में, ओके दोस्तों। अब हम देखते हैं किसके बारे में, तो राजस्थान के बारे में दोस्तों। जो राजस्थान है इसके पॉइंट टाइम के कैपिटल कौन सा है, तो जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, और उसकी दोस्तों पार्लियामेंट सीटें कितनी, राज्यसभा की 10 है और लोकसभा की 25 सीटें, ठीक है। राज्य कब बना था, तो 30 मार्च 1949 को राज्य बना था। इसका राजकीय डांस क्या है, घूमर। जानवर है ऊंट और चिंकारा। पक्षी है गोंडवान। फूल है रोहिड़ा। पेड़ है खेजड़ी और खेल दोस्तों बास्केटबॉल। दोस्तों आपको मैं एक और सूचना देना चाहूँ कि जल्दी हमारी एक और वीडियो आनी है दोस्तों मैप के ऊपर, यानी कि मैप में दोस्तों हम कैसे हमको नदियाँ याद करनी है, अपने राज्य याद करने हैं,
कौन कौन से दोस्तों खाड़ी हो गए, बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। और दोस्तों जल्दी वीडियो आने वाली है, मुझे विश्वास है आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के लिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए LEAD ई पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। जैसे दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि जो भी पोर्टल होता है उसको कौन हरी झंडी दिखाता है, कौन फीता काटने का काम करता है, दोस्तों ये काम किया है दिल्ली के प्रेजेंट उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने इसको लॉन्च करने का काम किया। अब देखिए दोस्तों ये पोर्टल है, ये काम क्या करेगा, काम करेगा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने का काम करेगा। अब देखिए जो LEAD है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर डेली, इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए कितनी क्लास से कितने क्लास तक के बच्चे इसमें अपना लाभ उठा सकते हैं, तो पहले से लेकर के जो 12th क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं वो इसके थ्रू लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको विकसित किसने किया, तो इसको विकसित किया दिल्ली सरकार के शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी कि SCERT ने इसको विकसित यानी कि इसको बनाने का काम किया है। अब देखिए दोस्तों अब जो भी इसमें सामग्री अपलोड की जाएगी, ठीक है, कहाँ अपलोड की जाएगी, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि HRD मंत्रालय का दोस्तों एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है दीक्षा। वहां पर इसके तहत में जितने भी ऑनलाइन सामग्री को बनाया जाएगा वो इसके ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों कौन कौन से पाठ्यक्रम के लिए सामग्री बनाई जाएगी, तो CBSE के लिए, NCERT के लिए और SCERT के लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सामग्री में क्या क्या होगा, तो होगा दोस्तों QR कोड सहित पाठ्य पुस्तक होगा, अगर एक टॉपिक से ऊपर व्याख्यात्मक वीडियो होगा, अभ्यास प्रश्न होंगे और मूल्यांकन किया जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी का इसके तहत में दोस्तों, ठीक है। अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो नई दिल्ली यानी कि दिल्ली के बारे में दोस्तों। जो दिल्ली है इसके पेन टाइम के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल तथा इसकी पार्लियामेंट में विधानसभा की सीटें हैं 70 और लोकसभा की सीटें दोस्तों 7। ओके, अब देखिए ये देश का राजधानी बना था 1911 में, आपको याद कर लेना है। तथा दिल्ली का दोस्तों राजकीय जानवर है नीलगाय, पक्षी है जो घर में रहते गोरैया वो, और फूल है गेंदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण 4 महीने के लॉकडाउन के कारण पर्यटन क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है, तो नुकसान हुआ ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। अब देखिए जो UNCTAD है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन दोस्तों, इसका मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए नुकसान कितना हो गया है 4 महीने के लॉकडाउन के कारण, तो 1.2 ट्रिलियन का, ठीक है। और देखिए जितने भी वर्ल्ड के देशों की GDP है उसका 1.5% का दोस्तों नुकसान हुआ है, ठीक है। अब देखिए 4 महीने के अंदर में, और ऐसा कहा गया कि अगर ये लॉकडाउन ऐसे ही 8 महीने तक रहता है तो 2.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का दोस्तों नुकसान होगा, और वर्ल्ड के देशों की GDP का 2.8% का नुकसान होगा। और अगर ये 1 साल यानी कि दोस्तों 12 महीने रहता है तो ये 3.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या वर्ल्ड की सारे देशों की GDP का 4.2% का नुकसान होने की संभावना व्यक्त की गई है दोस्तों, किसके तरफ से, तो UNCTAD के तरफ से दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा किसको नुकसान होने वाला, तो नुकसान होने वाला है जो भी विकासशील देश हैं उनको नुकसान होने वाला है। इसमें अपना भारत भी दोस्तों आता है, लेकिन प्रमुख कौन से देश हैं दोस्तों, प्रमुख देश हैं जमैका और थाईलैंड। कौन से, जमैका और थाईलैंड। कितना नुकसान होगा दोस्तों, तो इनको अपने GDP का लगभग 11%, और दोस्तों जो जमैका है उसको 9% का नुकसान होने की संभावना है। और उसके साथ में दोस्तों केनिया, मिस्र और मलेशिया को लगभग 3% का नुकसान होने की संभावना व्यक्त की गई है, किस क्षेत्र में, तो टूरिज्म के क्षेत्र में दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के लिए, किस भारतीय राज्य ने भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू किया है, जिसको शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर यानी कि उड़ीसा सरकार की तरफ से। ये योजना है किसके लिए, तो जिन भी किसानों के पास अपनी भूमि नहीं यानी कि जो भी किसान भूमिहीन है उनको दोस्तों कृषि यानी कि खेती करने के लिए ये नाबार्ड की तरफ से लोन दिया जाएगा, उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया। अब देखिए इसके तहत में जो उड़ीसा सरकार है 1040 करोड़ रुपए खर्च करने का काम करेगी। अब देखिए इस निर्णय को लिया किसने, तो उड़ीसा राज्य के मुख्य सचिव हैं AK त्रिपाठी, उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। उस बैठक में इस निर्णय को
लिया गया दोस्तों। अब देखिए इसके तहत में जो भी किसान होंगे वो ऋण लेने का काम करेंगे। अगर जो भी किसान ऋण लेने में सक्षम नहीं है, किसी के पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है दोस्तों, तो उनको भी ऋण दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? तो दोस्तों उस क्षेत्र के उस व्यक्ति को इकट्ठा किया जाएगा जो उसका गारंटर बनने का काम करेंगे, और उनको दोस्तों कहा जाएगा संयुक्त देयता समूह, और उनके अनुसार ही उनको ऋण दे दिया जाएगा बहुत आसान तरीके से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो नाबार्ड है, नाबार्ड के बारे में जानना पड़ेगा। ये क्या दोस्तों? इसका पहला नंबर फुल फॉर्म जानते हैं। तो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है दोस्तों, अब काम क्या करता है? काम ये करता है कि कृषि के क्षेत्र में ऋण देने का दोस्तों ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे किसके बारे में? तो उड़ीसा के बारे में। जो उड़ीसा है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है उसकी राजधानी। और देखिए दोस्तों ये आपको दिख रहा है, यही है भुवनेश्वर, माफ कीजिएगा उड़ीसा। इसके पेन टाइम के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, इसके गवर्नर हैं गणेशी लाल, तथा इसके पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 21 और लोकसभा की 10। अब देखिए राज्य कब बना था? तो 1 अप्रैल 1936 को राज्य बना था, और उड़ीसा हाई कोर्ट के अंडर में आता है, तथा उड़ीसा हाई कोर्ट के पेन टाइम के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक, और इनका दोस्तों हाल ही में अभी नियुक्ति हुई है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उड़ीसा का दोस्तों राज्य के डांस का है उड़सी, जानवर है सांभर हिरण, पक्षी है भारतीय रोलर, फूल है अशोक का फूल, पेड़ है इंडियन फ्रिगेट ट्री, और मिठाई है रसगुल्ला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर के लिए। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस के कितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया? तो ब्लॉक कर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40 वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया। अब देखिए जो सिख फॉर जस्टिस है ये है क्या दोस्तों? तो ये है एक अमेरिका स्थित खालिस्तान समर्थक समूह है दोस्तों। ठीक है, और इसके अंतर्गत में और इससे संबंध रखने वाले 40 वेबसाइटों को हमारा जो गृह मंत्रालय है उसने ब्लॉक करने का काम किया। अब देखिए दोस्तों कोई ब्लॉक किया जाता है तो कोई से भी अधिनियम के तहत किया जाता है दोस्तों। अधिनियम है गैर कानूनी अधिनियम, यानी कि UAPA 1967 के अंतर्गत में इसको बैन करने का काम किया गया। और दोस्तों इसी महीने की 1 जुलाई को लगभग इस संगठन से जुड़े लगभग 9 लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए। भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो की गई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गलवान घाटी में जो सैनिक शहीद हो गए थे उनके नाम पर इस अस्पताल के वार्ड के नाम के रखने की घोषणा की गई है। और इसमें 20 सैनिक शहीद हुए थे दोस्तों, हमें याद होना चाहिए। अब देखिए इसका उद्घाटन किसने किया? तो दिल्ली के परिणाम के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और दोस्तों इस अस्पताल में 20,000 बेडों की क्षमता है। अब देखिए दोस्तों जो अस्पताल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल। क्या? सरदार पटेल कोविड केयर हॉस्पिटल एंड सेंटर दोस्तों इसका नाम है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाया किसने, इसको विकसित किसने किया है? तो इसको विकसित करने का काम किया है DRDO ने। और दोस्तों DRDO के बारे में कुछ हम बाद में पूरे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो अस्पताल है ये है कहाँ? दोस्तों ये दिल्ली का एक छतरपुर इलाका है, वहाँ पर इस अस्पताल को बनाने का काम किया गया। अब देखिए दोस्तों जो इस अस्पताल का मैनेजमेंट का दोस्त देख रेख करेगी, जिम्मेदारी लेगी, वो कौन लेगी? ITBP लेगी दोस्तों। कौन? ITBP लेगी। और उसके 2000 से अधिक सैनिक इसका दोस्तों मैनेजमेंट को सही रखने का काम करेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे दोस्तों DRDO के बारे में पूरे डिटेल में। जो DRDO है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है DRDO भवन न्यू दिल्ली। और दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है, और रक्षा मंत्री पर हमारे राजनाथ सिंह। और दोस्तों इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो लखनऊ इनका संसदीय क्षेत्र है। और दोस्तों जो DRDO के पेंडेंट के चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के लिए। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान कहाँ शुरू किया गया? दोस्तों इसको शुरू किया गया ऑप्शन नंबर यानी कि मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, और मध्य प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू किया गया। अब दोस्तों किसका इंतजार है उनको? तो अपने टूरिस्टों का, अपने पर्यटकों का उनको इंतजार है।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए कैसे गुहार लगाई जा रही है कि आए हमारे राज्य में घूमें। तो दोस्तों ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये गुहार लगाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो पेपर में पूछा जाता है जो टूरिज्म क्षेत्र मध्य प्रदेश के उसके बारे में जानेंगे और कहाँ कहाँ गुहार लगाया जा रहा है उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश में घूमने वाले क्षेत्र हैं दोस्तों, जैसे मैं आपको हो गया खजुराहो, ठीक है, महाकालेश्वर, पंचवटी, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, अमरकंटक दोस्तों और बहुत अन्य पर्यटन क्षेत्र है जहां पर आप घूम सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और पेपर में दोस्तों पूछे जाते हैं। इसलिए जितने भी नाम है दोस्तों इनको तो आप याद कर ही लीजिएगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर के लिए। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि उर्जित पटेल। अब देखिए इस पुस्तक में लिखा क्या गया है दोस्तों, लिखा गया है भारतीय बैंक के खराब ऋण संकट के बारे में और इस संकट से कैसे जो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर है वो इससे निपटने का काम करता है, और उसके बारे में दोस्तों पूरा का पूरा लिखा गया। अब देखिए दोस्तों इन्होंने लिखा क्यों है, क्योंकि ये पूर्व में जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों उसके गवर्नर भी रह चुके हैं और डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। अब देखिए दोस्तों इन्होंने दिसंबर 2018 में आरबीआई के गवर्नर के रूप में दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दे दिया था दोस्तों, ठीक है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जब भारत में नोटबंदी हुई थी दोस्तों, जो विमुद्रीकरण हुआ था, उस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर था दोस्तों उर्जित पटेल, उस टाइम के गवर्नर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न। AIR ने संस्कृत में अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया, वह कितने बजे सुना जा सकता है? दोस्तों सुना जा सकता है ऑप्शन नंबर यानी कि 7:10 पर सुना जा सकता है। अब देखिए दोस्तों जो AIR है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रेडियो। अब देखिए दोस्तों इन्होंने ऐसा पहला बुलेटिन चालू किया जो दोस्तों साप्ताहिक होगा, यानी कि 7 दिनों में एक बार प्रसारण किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो हर शनिवार को इसका प्रसारण किया जाएगा सुबह के 7:10 पर, और दोस्तों 20 मिनट का ये बुलेटिन है पूरा का पूरा संस्कृत में, ठीक है दोस्तों। ये पहला संस्करण है, इसे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में तो इसको पूछा ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम देखें दोस्तों जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था, हमने क्या पूछा था कि फोर्ब्स के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों में अकेले क्रिकेटर कौन है? तो अकेले क्रिकेटर हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली दोस्तों हैंगे, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब दिया है विजय कुमार और कुणाल कुमार सिंह, इन दोस्तों ने सही जवाब इसका दिया है। अब हम जानेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इस प्रश्न के बारे में दोस्तों आपको जितना भी मालूम होगा आप सारे के सारे लिख दीजिएगा और इस जवाब को दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करने का काम कीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।